ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात में। एक मुलाकात आपको ऐसे महान मानवों से मुलाकात कराने के निमित्त बनता है जो इस अंधेरी रात में चांद सितारों की तरह चमकते हैं। और ऐसे ही आज विशेष व्यक्तित्व के धनी भ्राता श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी हमारे बीच है, जो कि अजीतगढ़ सीकर से बीच पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। और आपको पद्मश्री सम्मान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जैविक खेती में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनके कार्य को और जानते हैं, उनके जज्बे को और जानते हैं, उनकी हिम्मत के बारे में और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगदीश प्रसाद जी आज इस स्टूडियो में। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे विशेष मानवों का यहाँ पधारना यहाँ के वातावरण को और सुगंधित कर देता है। यहाँ पहले ही परमात्मा का बहुत प्यारा कार्य ज्ञान और योग से जीवन को बेहतर बनाने का चल रहा है। लेकिन जीवन तब बेहतर होगा जब मानव का जो अन्न है वो और भी बेहतर हो। और जैविक खेती से जो अन्न उत्पन्न होता है वो सात्विक भी होता है, उत्तम भी होता है और पोषण भी देता है। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और बाबा भी हमेशा यहाँ कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो आइए, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? 2 दिन के लिए आया हुआ हूँ जी। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये जो परिवार है एक बहुत अच्छे परिवार की तरह सब लोग रह रहे हैं। सामंजस्य है आपस में, प्रेम है आपस में, एक दूसरे की आदेश की पालना तुरंत होती है। और आए हुए जितने भी जो भी मेहमान यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, उन सब का बहुत सम्मान किया जाता है। मतलब एक ऐसी जगह है, एक कहावत है ना कि कश्मीर कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ एशिया, लेकिन अब वो कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ राजस्थान। क्या बात? ये राजस्थान का स्वर्ग है। यहाँ आते ही हम ऐसा महसूस करते हैं 2 दिन से जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हों और बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में कोई बेखबर हो गए। इसी के बारे में सोचना पड़ता। बहुत अच्छा है, आप बहुत ही नेक कार्यक्रम में पधारे हैं और आपकी अनुभूतियाँ इतनी प्यारी हैं। आपने राजयोग के बारे में यहाँ सीखा, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ जाना? यहाँ तो जो भी आता है एक राजयोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, हर तरह कुछ न कुछ, मतलब जीवन में जो कुछ जितनी आवश्यकता होती है सब कुछ लेके जाता है। बाकी उस आदमी पर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में कितना क्या ध्यान देता है, क्या करता है, योग के बारे में क्या सोचता है। वैसे देखो, मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ, ईश्वरीय शक्ति में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं पेड़ों में परमात्मा के दर्शन करता हूँ, गंगा को माँ के रूप में मानता हूँ, गाय को माँ के रूप में मानता हूँ, धरती को माँ के रूप में मानता हूँ। जी। देखो, एक है ईश्वर, भगवान। भगवान कोई अलग चीज नहीं है। भय से भूमि, गै से गगन, वाय से वायु और न से नीर, ये जो 4 तत्व हैं, और जो आ की मात्रा लगती है वह आ से आग। तो ये 5 चीजें हैं, 5 से ही हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है। जी। और यही 5 चीजें हमें जिंदा रखने के लिए हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ रहती हैं। 5 तत्व विद्यमान हैं। और इन 5 तत्वों से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। तो ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, तो इस सब को हम मानते हुए करते हैं। मैं जो खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती, उसमें भी मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। मैं शुरू से एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे जितने भी परिवार में ऊपर वाले जो मेरे से बुजुर्ग थे सब अनपढ़ थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं, अक्षर ज्ञान उनको नहीं था। और मेरी भी इच्छा ये नहीं थी कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाई करूं। तो 8 साल की उम्र में मैंने पहले क्लास में दाखिला लिया 1957 में, और 8 साल में ही दाखिला जुलाई में लिया, नवंबर से सब्जी बेचना शुरू कर दिया। तो शाम को सब्जी तोड़ के तैयार करना और सुबह उसको मार्केट में बेचना और 10 बजे बाद स्कूल में जाना। और बिल्कुल मेरी छोटी सी पढ़ाई है हायर सेकेंडरी तक, इसके अलावा मैंने कोई शिक्षा नहीं ली। आपने जीवन से सीखा है, जीवन से बड़ी पढ़ाई कोई भी नहीं। लेकिन मैंने जमीन में कभी भी यूरिया या ये कीटनाशी जो आज चल रही है 64 के बाद प्रचलन में आई, इनको खेत में नहीं घुसने दिया जी। और मात्र वो ही परंपरागत
खेती जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे उस खेती को किया, लेकिन संसाधन बदलते गए। पहले बैलों से खेती होती थी, लाव चरसों से पानी निकाला जाता था, पानी में आदमी होता था और सब काम जीवों द्वारा किए जाते थे। लेकिन समय के साथ जब विज्ञान ने तरक्की की और संसाधन बदल गए तो ट्रैक्टरों से बाजोत होने लग गई और ट्रैक्टर से बहुत सा काम होने लगा। बिजली से इलेक्ट्रिफाइड होने की वजह से बिजली से पानी कुओं से निकालने शुरू हो गया। तो ये तो सुविधा हो गई। ये अच्छा सुविधा हो गई। तो सुविधा से आदमियों को, जो ज्यादा आदमी थे उनका काम तो कम हो गया और एक आदमी सब करने लगा है, तो हम सब इस करते हैं। दूसरी बात, पहले जो खेतों में गोबर डालना था, गोबर डाल देते थे तो उसमें भी थोड़ा संसाधन वो किया, गोबर का कंपोस्ट बनाना, सुपर कंपोस्ट बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना, जिप्सो कंपोस्ट बनाना, कई तरह के आवश्यकता अनुसार कंपोस्ट बना करके मृदा में डालते हैं ताकि इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं हो और इसकी जो जैविक शक्ति है वो निरंतर बढ़ती रहे, अंकुरित क्षमता बढ़ती रहे। इस तरह इसको तैयार रखते हैं। मृदा में जिस तरह से आवश्यकता होती है दवा की, बीमारियां लगती हैं, वैसे अपने भी है। एक कहावत है ना कि उगता सूरज की किरणा दोनों भक्ता की मस्त हवा और चोखो दूध दही में खावा फिर क्यों लेवा व्यर्थ दवा। तो ये उगते हुए सूरज की किरणें अगर व्यक्ति पर पड़ती हैं और दोनों सुबह और शाम की मस्त हवा अगर उसको मिल जाती है और खाने के लिए दूध और दही मिलता है, उसको दवा की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत खूब। तो ये जो गोबर की कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, शुद्ध जल, ये सब जब जमीन को मिल जाता है तो उसको दवा की दरकार नहीं होती। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दवा दी जाती है, तो वो ही हमारी ट्रेडिशनल नीम के पत्ते, आकड़े के पत्ते, लाइमस्टोन है, ये राख जो फास्फोरस मिलती है वो, ये सब चीजें मिलाकर उसमें हल्का हल्का वो देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस मृदा में जो कीट हैं उनको मारना नहीं है, केवल कीटों से हमारी सब्जी और हमारी खेती को बचाना है। बिल्कुल। क्योंकि जैविक खेती का मूल मंत्र ये होता है कि ये जीव से होती है और इसमें जीव को जिंदा रखा जाता है। जब जीव को मार रहे हैं तो फिर जैविक खेती कैसे हुई? तो वो जीव जो जितने हैं, जो कीड़े मकोड़े जो भी कुछ हमारे जो फसलों में उनको हटाना और हटाने के बाद अपनी फसल को बचाते हुए जो खेती करते हैं वो जैविक खेती होती है। इस तरह उनको बचाते हैं। और सबसे ज्यादा नीम का, आकड़े का, दथुरे का, इनका जो पालन करके और दवाइयां बनाकर हल्का छिड़काव करते हैं। एक कहावत है कि जिस देश में आक और नीम है तो चंदन क्या करेगा, और बुद्धि दिल्ली का मुकाबला लंदन क्या करेगा। अरे क्या बात तो हमारे देश में तो नीम और आक भर मात्रा में है, और जब ये सब चीजें हैं तो न हमें चंदन की दरकार, न हमें लंदन की दरकार, क्योंकि उनसे महत्वपूर्ण चीजें तो हमारे पास उपयोग। इस तरह से वो खेती करते हैं। अब खेती, जैविक की खेती एक ऐसी खेती है कि इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि जैविक खेती करने वाले किसान के पैदा कम होती है। ये इसलिए करते हैं कि जितने भी जो भी कंपनी वाले हैं, जो सीड ग्रोवर हैं, ये सब मिलकर के ऐसी धारणा कर देते हैं। पर आपको कभी कोई हानि नहीं हुई, लाभ ही हुआ है? मैंने जैविक खेती से 6 फीट लंबी लौकी, 7 फीट लंबी तुरई, 1 मीटर लंबा बैंगन और 12 किलो की पत्ता गोभी, 86 किलो का कद्दू, वाह जी वाह, और 3 फीट की गाजर और 4-4.25 फीट के करीब की मूली और 25 किलो की 150 ग्राम की फूल गोभी, जो विश्व रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर है, अमेरिका की 26 किलो की है। जी जी। तो ये मैंने तैयार की केवल जैविक से। तो मेरा सबसे अहम बात आपको ये बतानी है कि ये जो धारणा किसानों के मन में व्याप्त है कि रासायनिक खेती से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन मेरे विचार ये हैं कि रासायनिक खेती से आप अच्छा उत्पादन लेना तो दूर ले ही नहीं सकते, बाकी मृदा है उसको भी बेकार कर दोगे, बांझ कर दोगे। इसलिए पुनः लौटकर जैविक खेती की ओर आ जाओ। जैविक खेती से बढ़िया कोई खेती नहीं है। इसी को ऋषि खेती कहते हैं, इसी को जैविक खेती कहते हैं, इसी को परंपरागत खेती कहते हैं। जी जी, ऋषि परंपरा की ये खेती। और ये लोगों को भ्रमित जो
किया जाता है, भ्रम से दूर करना बहुत जरूरी है। ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जी जी। और इस तरह से जैविक खेती। दूसरा मैंने क्या किया है, इसमें हमारे राजस्थान में पानी की बहुत भयंकर कमी है। वो एक दूध वाला था जो दूध लेकर के घर में गया, बोला आवाज लगाई, बोले बहन जी दूध ले लो। बहन जी ऊपर से आई दूध लेने के लिए। अच्छा। ला करके बर्तन दिया, उसमें 2 किलो दूध डलवा दिया, अंगुली से उसको हिलाती है। तो बोला क्या हुआ बहन जी, क्या देख रही हैं? बोला आज दूध में पानी नहीं है, शायद कलयुग बदल गया। बोल बहन जी कलयुग नहीं, जलयुग बदल गया। राजस्थान में जल नहीं है दूध में डालने के लिए, पीने के लिए पानी अगर होता तो मैं डाल के ले आता। तो राजस्थान में तो ऐसी दिक्कत है, दूध में डालने के लिए पानी नहीं है, और उस परिस्थिति में हमें खेती करनी पड़ती है। तो उस खेती के लिए क्या करते हैं? सचमुच ये तपस्या है जो आप खेती करते हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है, तप है। इसके लिए वाटर रिचार्ज करना पड़ता है जी। जो बरसात का पानी बह करके जाता है और वो बह करके व्यर्थ जगह जा करके रुक जाता है, उसका किसी तरह का कोई महत्व नहीं होता है। उस पानी को रोक करके गहरी जुताई करके जमीन की कोशिकाओं में पानी इकट्ठा करके और कुओं में डाल करके वाटर रिचार्ज करके उससे साल भर खेती करते हैं। मेरे यहाँ ओपन वेल है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। उसमें एक 7.5 HP की विद्युत मोटर लगी हुई है, 5 HP की सौर ऊर्जा लगी हुई है, और दोनों को वाटर रिचार्ज के पानी से 12 महीने में चलाता हूँ, साल भर चलाता हूँ, और बरसात में फिर रिचार्ज कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। आम आदमी के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 20 आदमियों का परिवार है और 20 आदमियों के परिवार में स्नान करने का, कपड़े धोने का जो पानी व्यर्थ जाता है वो जाकर के इकट्ठा होता है। उस वहाँ मक्खी, मच्छर या अन्य कई कीड़े मकोड़े जानवर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है, डेंगू मच्छर की जो होती है वो स्थिति आ जाती है। उस जगह अगर एक पानी की हौज बना करके उसमें उस पानी को इकट्ठा किया जाए, व्यर्थ न बहने दिया जाए, और जब वो इकट्ठा हो करके 5-7 दिन का 200, 400, 500 लीटर इकट्ठा हो जाए, थोड़ी सी उसमें फिटकड़ी डाल के उसको छोड़ दे तो वो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और उस पानी से हमारे घर की जितनी भी जो सब्जियां हैं वो हम तैयार कर लेंगे। वो सब्जियां तैयार करने के अलावा हमारे जो पेड़ पौधे हैं, फलदार पेड़ हैं, वो तैयार हो जाएंगे। और हमारा जो पहला तो ये फायदा कि वो पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, दूसरा फायदा उससे सब्जी और फल हमें मिल जाएगा। खाली अगर फिटकड़ी डाल दी जाए पानी में, कुछ नहीं डालना, और लगभग 100 लीटर पानी में कितनी 500 लीटर पानी में 25 ग्राम फिटकड़ी। 500 लीटर में 25 ग्राम, और उसे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, शाम को डाल के सुबह वो आपको साफ। और वो पानी आप पौधों में भी यूज कर सकते हैं। अगर पानी में साबुन है, कुछ और है, वो नीचे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा, वो पानी ऊपर स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। जी। तीसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि पानी के अलावा एक मैंने होममेड पॉली हाउस तैयार किया है, और वो पॉली हाउस की क्या विशेषता थी कि हमारे सरकार ने किसानों को पॉली हाउस बना के बहुत दिए हैं, और उसमें उनकी कीमत रखी है 2425 लाख रुपए। 25 लाख रुपए में 8 लाख रुपए किसान से लेते हैं और बाकी का सरकार वहन करती है। तो सरकार तो एक बार दे देती है, लेकिन किसान के पास 8 लाख रुपए तो मिलते नहीं है। तो वो 5, 4, 3, 2 किसानों से या अपने रिश्तेदारों से या अपने व्यवहारी जो भी होते हैं जिनसे व्यवहार होता है, दोस्तों से, इनसे ले करके आता है। 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, मजबूरी में सब ब्याज लेते हैं, किसानों में ऐसा चलता ही है। अब वो ला करके वो जमा करा देता है और पॉली हाउस लगा लेता है। अब अशिक्षित होने की वजह से, शिक्षा की कमी होने की वजह से वो उसको मेंटेन कर नहीं सकता है जी, और मेंटेन नहीं कर सकता। कई तरह के उसमें वायरस आ जाते हैं, कई तरह के कीट पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान नुकसान में चला जाता है, और 2-3 साल बाद उसका जो उत्पादन होता है वो तो 0 की तरफ आ जाता है, और उसका जो पैसा है वो 0 से 100 की तरफ बढ़ जाता है जी। तो वो डबल हो जाएगा 3 साल बाद। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। जितने जो किसान महाराष्ट्र, गुजरात में हैं, वो इन्हीं परिस्थितियों में आकर उनको अपना जीवन देना पड़ा। उनको ज्ञान की कमी रही, उनको समझ की कमी रही, तो ये हालात पैदा हुए। सबको बचाने के लिए मैंने एक होममेड पॉली हाउस तैयार किया है जी। तो वो होममेड पॉली हाउस है, वो 1000 स्क्वायर मीटर का
या आप 1000 स्क्वायर फीट से ले लीजिए जी, वो तो बनेगा केवल 1000 रुपए में, और 1000 स्क्वायर मीटर का उससे 3 गुना हो गया, वो 3 और 3500 रुपए में हर किसान के यहाँ बन सकता है। उसमें अगर किसान स्वयं मेहनत करे तो उसको कोई लागत खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। किसान के खेत में पूरे होते हैं बाती, उनसे 20-20 फुट के बाते 10-10 फीट की गहराई में गड्ढे खोद करके उनको तोरण के आकार पर लगा ले, हर 10 फीट के ऊपर, और 10 फीट के आकार लगा, वो हिले नहीं, इसलिए 3 बातियां नीचे एक ऊपर, ताकि वो हवा से नहीं हिले। ऊपर उसके ऊपर नेट डाल दे, ग्रीन नेट हल्का, हाँ जी, और नीचे वो जो जमीन है उस जमीन में बाजोत करके क्यारियां बना ले या कुछ भी करे। बाहर की साइड जितने बातें लगाएं उनमें 60-40 के रेशे में माटी भर करके, हर सीमेंट के कट्टे में जो 1 रुपया का मार्केट में मिलता है उसमें 60-40 में 50 किलो माटी भर के बीच में से 2 कर और दोनों तरफ रख के, और एक बार पानी डालने की आवश्यकता होती है जी। पानी डाल करके बीज को भिगो के उनमें लगा दे, और 4-5 दिन बाद जब वो अंकुरित हो बीज, एक बार पानी वो डाल दे, और फिर धीरे धीरे हल्का पानी डालता रहे। वो 20 फीट का वो रनवे बन जाएगा, ऊपर दोनों तरफ से बेलें चढ़ करके छाया कर लेगी, और बीच बीच में बेलों के बीच में जो सूरज की रोशनी है वो जमीन पर जाएगी। उसमें आप शिमला मिर्ची, धनिया, जो भी कुछ, तो दोहरा फायदा। बेलें तो आप सब्जियों की किसी की भी। प्रधानमंत्री जी का एक सपना कि मैं 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर दूंगा जी, वो यहाँ कारगर होता है। किसान की आय दुगुनी ऐसे होती है, ऊपर बेल की सब्जियां लो, नीचे महंगी सब्जियां लो। अगर क्लाइमेट को भी कंट्रोल करना है तो उस स्थिति में आपका वो त्रिपाल कंट्रोल करेगा। बरसात भी ज्यादा होती है, उस पर गिर के चारों तरफ आएगी, आपकी उस फसल को नुकसान नहीं करे। कीट प्रबंधन भी हो गया, क्योंकि कीट जमीन में ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपने जो तैयार किया वो थैलियों के ऊपर तैयार किया है। पानी की कमी है वो भी हो जाएगी, और इस तरह से जैविक खेती को बड़ा महत्व है। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, परंपरागत एवं जैविक खेती, जिसमें हर तरह के मतलब अनाज, दलहन, तिलहन और सभी तरह के मसाले, इनको कैसे बोया जाता है, बोने के बाद बीमारियां होती हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करने के बाद कैसे ग्रेडिंग करके इनको मार्केट में दिया जाता है, अगर भंडारण किया जाए तो उसको किस तरह से बचाया जाता है। इसके अलावा जितने भी जानवर, किसान के यहाँ ज्यादा जानवर होते हैं, पशुपालक तो होता ही है किसान, किसानों में साधारण तरह की जो बीमारियां होती है, जो डॉक्टर के पास तो बहुत बड़ी बीमारी में लेके भगना, तो उनका तात्कालिक उपचार, ये सब किस तरह से किया जाता है वो सब उस पुस्तक में लिखा है। और एक अब जो मैं आगे पुस्तक लिख रहा हूँ, जल, जमीन, जंगल, जानवर, जलवायु और उनके बीच जीवन, बहुत खूब। तो मानव जीवन इनसे मतलब सराउंडेड है, वो तो सारा पूरा कैसे गिरा हुआ है, और एक दूसरे पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे से उनको क्या लाभ होते हैं, और लाभ के अलावा हानि होती है तो कितने प्रतिशत होती है, इन सब का वो किया है। तो इस तरह से मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से मेरे देश के सभी किसानों से करवदी निवेदन करूंगा कि इन परिस्थितियों में जो हम रासायनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, उनको छोड़कर हम वापस से जैविक खेती की तरफ आएं, ताकि हम हमारा जीवन, हमारे जानवर, हमारी जलवायु, हमारी जमीन सबको बचा सके। और ये जो फालतू जो धारणाएं लोग फैला रहे हैं अपने बीज का विज्ञापन करने के लिए, या अपने खाद को बेचने के लिए, या कई तरह की दवाइयों को बेचने के लिए, तो उनके झांसे में ना आकर के प्रकृति से जो हमें दवा मिलती है, प्रकृति से हमारा खुद का जो बीज हम तैयार करते हैं, और गोबर से हम खाद तैयार करते हैं, इन सभी को साथ लेकर के, इन सभी के समायोजन से जैविक खेती करें, और इसमें आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारा माल, जो हमारा उत्पादन विदेशों में जाता है, उनकी भी वहाँ अच्छी कीमत होगी। क्योंकि पहले हमारा जो बासमती चावल बाहर जाता था, विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के आने के बाद में आज विदेश में हमारे चावल की कोई कीमत नहीं है। वैसे हमारा जो उत्पादन है, अगर उसकी वास्तव में आपको कीमत रखनी है तो जैविक खेती की ओर पुनः लौटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश प्रसाद पारिक जी। आप
का योगदान जो है वो भारत का हर किसान हमेशा याद रखेगा। आपने जो विधि दी है कि कैसे हमारी जो मुनाफा है वो दुगना हो सकता है, कैसे हमारी फसलें और बेहतर हो सकती है, जैविक खेती कैसे आपके उत्पादन को ज़्यादा बना सकती है, और जो खासकर आज आपने पानी को स्वच्छ करने की विधि यहाँ बताई, ये शहर में शायद ही 1-2% लोग होंगे जो ये जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज आपने बताई है, इसको हर सुनने वाला इससे लाभ लेगा। अपने जीवन को सात्विक बनाते के साथ साथ सात्विक भोजन को ग्रहण करके अपने मन को, अपने तन को, अपने संपूर्ण जीवन को वो और अलौकिक करेगा। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो देखिए भाई और बहनों, आज जगदीश प्रसाद पारिक जी ने दी है हमको बहुत बहुत प्रेरणा। तो फिर से जैविक खेती की ओर लौट आइए, अब करिए देर ना। आपका जीवन सुखद हो, संपन्न हो, खुशहाल हो। इन बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक मुलाकात से हम आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।